प्रिय प्रशिक्ष, आपको जैसा विदित है, आपको वीडियो भी प्राप्त हो रहा है कि 17 तारीख से ही विद्यालय से ऑनलाइन कक्षाएं चला जा रही हैं, जिसमें आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। जिन प्रशिक्षुओं को यह वीडियो नहीं प्राप्त हो रहा है, ग्रुप में नहीं जुड़े हैं किसी कारणवश, वह अपने शिक्षक से भी संपर्क कर सकते हैं। या जो है बाबा जयराम द्विवेदी महाविद्यालय का जो यूट्यूब पर चैनल बना हुआ है, जब भी उसको आप सर्च करेंगे, जो भी आपके पीछे वीडियो प्राप्त हुए हैं अन्य बच्चों को, वो सारे जो है यूट्यूब पर आपको चैनल पर जब सर्च करेंगे विद्यालय का नाम, तो आपको पूरे वीडियो जो है वो सारे क्रम से आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो जो भी आपको जरूरत होती है, जो भी आपको दिक्कत होती है, उस वीडियो को अध्ययन करके निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले जब हम आपको, तो हमारा जो विषय है जो हम इससे पहले पढ़ा रहे थे, आपको हम पढ़ा रहे थे शैक्षिक प्रबंधन एवं शैक्षिक प्रशासन। तो विषय आज का भी हमारा वही है, शैक्षिक प्रबंधन एवं शैक्षिक प्रशासन। शैक्षिक प्रबंधन एवं शैक्षिक प्रशासन, इस विषय के अंतर्गत इससे पहले आपको 2 वीडियो जो है प्रोवाइड की गई है, जिसमें जो है आपको डेस्क के प्रकार के विषय में बताया गया है। उसके बाद आपको श्यामपट्ट के बारे में, जो हमारा विद्यालय का शैक्षिक उपकरण होता है, उसके विषय में बताया गया। वो दोनों वीडियो हमारे विशेष प्रशिक्षकों की मांग पर कि उसको पुनः जो है बताया जाए, इसलिए आपको प्रोवाइड करवा दिया गया था। अगर हम अपने सिलेबस की बात करते हैं, तो हम पहुंचे थे समय सारणी पर। तो समय सारणी के पीछे जो है कक्षाओं में जब कक्षाएं चल रही थी, तो समय सारणी के विषय में आपको सारी चीजें जो है वो बताई जा चुकी है, जिसमें हम लोग पहुंचे थे कि एक अध्यापक, 2 अध्यापक, बहुत अध्यापक जो होते हैं, अर्थात अधिक अध्यापकों की जो संख्या होती है, उनकी समय सारणी। तो हम जब समय सारणी निर्माण के सिद्धांत बता रहे थे, तो उसमें हम आपको पहले ही बता रहे थे कि समय सारणी जो निर्माण का सिद्धांत है, वह जो है अगर हमारे चाहे शैक्षिक उपकरण है, चाहे भौतिक संसाधन है, चाहे जो है मानवीय संसाधन है, यदि वह सारी चीजें जो है व्यवस्थित उपलब्ध है, तब तो जो है हमको समय सारणी निर्माण में आसानी पड़ती है। उसके साथ साथ अगर हम देखें, तो हमारा जो देश है वो प्रजातांत्रिक देश है, लोकतंत्रात्मक देश है, और इसमें जो है लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस कारण से गांव में जो है अनेक प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई। उसके साथ साथ देखें तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है, उसके तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की भी बात की गई। उसके तहत ये विद्यालयों की स्थापना जो है वो मूल रूप से की गई कि निश्चित रूप से विद्यालय जो है 1 किलोमीटर की परिधि में, आपको पूर्व में बताया जा चुका है कि प्राथमिक विद्यालय जो है 1 किलोमीटर की परिधि में जो है स्थापित होने चाहिए। मिडिल स्कूल हमारे जो है वह जो है वो 3 किलोमीटर की परिधि में स्थापित होने चाहिए। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इन विद्यालयों की स्थापना तो की गई, संसाधन, भौतिक संसाधन सरकार के द्वारा, निजी संस्थापकों के द्वारा, निजी स्कूल के विद्यालयों के संस्थापकों के द्वारा, प्रबंधकों के द्वारा, प्रबंधकी के द्वारा, सभी के द्वारा जो है वो भौतिक संसाधन तो उपलब्ध करा दिए गए। लेकिन समस्या आती है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन में सबसे प्रमुख जो शिक्षा को आप तक पहुंचाता है, वह व्यक्ति है अध्यापक, और वही मानवीय संसाधन में उनकी कमियां हैं, जो कि जो है वह सरकार के द्वारा वह पूरी नहीं हो पाती है। नियुक्ति जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। जब वह नियुक्ति नहीं पूरी हो पाती है, तो क्या समस्या आती है? समस्या आती है कि विद्यालय जो है, जो भी उसकी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जो संचालित की जा रही हैं, वह जो है मानवीय संसाधन के अभाव में जो है वह चल नहीं पाती। समस्या कहाँ उत्पन्न होती है? समस्या उत्पन्न होती है कि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। जब शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, तो निश्चित रूप से हम क्या देखते हैं, जब शिक्षक ही नियुक्त नहीं हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से बच्चों का एडमिशन लेकर के विद्यालयों में जब हम उनको जो है शिक्षा नहीं दे सकते हैं, तो निश्चित
रूप से जो है हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, जो हमारी व्यवस्था है, उसको हम सुचारू रूप से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जितने भी भौतिक संसाधन होते हैं वह सब बच्चों के लिए जो है बनाए जाते हैं, वह तभी जो है उपयोगी होते हैं जब मानवीय संसाधन शिक्षक जो है उनका सही समय से सही स्थान पर उपयोग करता है। इसलिए तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ी समस्या जो आज है उत्पन्न हुई है वह है शिक्षकों का अभाव। और प्राथमिक विद्यालयों में आप देखते होंगे जो है आप स्वयं शिक्षण कार्य करने के लिए जाते हैं तो किसी विद्यालय में 1 शिक्षक पाए गए हैं, किसी विद्यालय में 2 शिक्षक पाए गए हैं और किसी में 3 पाए गए हैं, जिसमें एक शिक्षक, अगर जहां पर 2 शिक्षक हैं, एक शिक्षक को कहीं बिल्डिंग बनवाने के लिए जो है व्यस्त कर लिया गया, कहीं पर उनको मतगणना के कार्य में व्यस्त कर लिया गया, कहीं पर जो है उनसे अन्यत्र का ऑफिस का कार्य लिया जा रहा है, कहीं पर उनकी मीटिंग हो रही। ऐसी दशा में हमारे विद्यालय जो है बंद होने के कगार पर पहुंच जाते हैं और बच्चों को जो है क्या है कि उपयुक्त शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती। जिसके लिए हम देखते हैं कि अगर ऐसे विद्यालयों की समय सारणी को निर्माण करना होता है तो निश्चित रूप से बहुत ही कठिन होता है। हम जल्दी ही जो है उस समय सारणी को क्या करते हैं, निर्माण नहीं कर पाते, उसमें समस्याएं आती हैं। उसके लिए हम क्या देखते हैं तो हम देखें जो है कि आपको पहले कक्षा में जो है वह 1 अध्यापक, 2 अध्यापक और बहुअध्यापकी समय सारणी विद्यालय के लिए जो है बनाने के लिए जो है प्रेरित किया जा रहा था। लेकिन उसमें आपको कुछ बिंदुओं को हम बताए थे, जिन बिंदुओं को हम बताए थे वह जो है आपको अधूरे रह गए थे। लॉकडाउन के कारण पूरी कक्षाएं पूर्ण नहीं हो पाई, जिसकी वजह से पूरे नियमों को आप जान नहीं पाए थे। इस वीडियो के माध्यम से समय सारणी निर्माण के जो व्यवस्थाएं हैं तो उसको जो है हम बताएंगे इसमें। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम अपना टॉपिक देख लें कि 1, 2 और बहुअध्यापकी विद्यालय की समय सारणी। 1, 2 और बहु अध्यापकों की बहु और बहु अध्यापकों की समय सारणी। तो अक्सर हम देखते हैं कि विद्यालयों में जो समय सारणी हमको प्राप्त होती है, हमको देखने से लगता है कि बहुत ही आसानी से जो है उस समय सारणी को हम निर्मित कर लेते हैं। लेकिन समय सारणी निर्माण में हमको सुविधाएं हैं, लेकिन जब पर्याप्त रूप से हमारे पास भौतिक संसाधन हो, पर्याप्त रूप से हमारे पास मानवीय संसाधन हो, तब तो हम समय सारणी का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन अभी हम आपको बताएं कि आप शिक्षण कार्य करने के लिए जाते हैं तो उसमें देखते हैं किसी विद्यालय में 1 अध्यापक है, किसी में 2 है और किसी में अधिक से अधिक 3 अध्यापक है। तो जहां पर 3 अध्यापक है, 4 अध्यापक है, वहां पर समय सारणी को हम निर्माण कर सकते हैं, अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं। लेकिन जहां पर 1 अध्यापक है और दूसरे 2 अध्यापक है, वहां पर हम समय सारणी का निर्माण कैसे करेंगे? इसके लिए जो है हम देखते हैं कि जो हमको जटिलता प्राप्त होती है इसको निर्माण करने में, उसके लिए जो है निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि अगर एक ही अध्यापक के लिए विद्यालय है, एक उस विद्यालय में एक ही अध्यापक नियुक्त किया गया है, तो उस अध्यापक को जो है कैसे पूरी कक्षाएं चलाई जाएगी। आज प्राथमिक विद्यालय में आप देख रहे होंगे कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक जो है सभी कक्षाएं होती हैं और एक ही अध्यापक को सभी कक्षाओं को चलाना होता है। तो जिसमें जो है निम्नलिखित बातों को अगर हम ध्यान में रख करके कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से क्या होता है कि हमारी समय सारणी बहुत अच्छे ढंग से तैयार होती है। तो पहला होता है कि जो हमारी 1 अध्यापक अगर कहीं पर प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त किया गया है तो उसमें जो है पहला भी तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर 1 अध्यापक है तो निश्चित रूप से वहां की समय सारणी बनाते समय उसको जो है क्या करना चाहिए, हमको जहां पर 1 अध्यापक है उसको जो है विद्यालय को 2 शिफ्ट में चलाना चाहिए। क्या है कि 1 अध्यापक अगर है वैसे विद्यालय में, तो अगर कक्षा जो है प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर के 5 तक कक्षाएं चल रही हैं, तो इसमें जो है सबसे पहले कार्य करना चाहिए कि विद्यालय का जो भी समय निश्चित किया गया है 9 बजे से 3 बजे तक या 10 बजे से 3 बजे तक, उस समय को जो है हमको जो है 2 भागों में बांट लेना है।
दो भागों में बांट करके आधी कक्षा को जो है प्रथम पाली में चलाना चाहिए और दूसरी कक्षा को जो है द्वितीय पाली में चलाना चाहिए। इस प्रकार से पहला जो है नियम हमको ध्यान रखना चाहिए कि कोई अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में अकेले नियुक्त हो रहा है, आप लोग भी अगर आपकी नियुक्ति होगी, आप जब आपके लिए कहा जाएगा कि आप समय सारणी का निर्माण करें, तो पहला आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा कि यदि आप उस विद्यालय में अकेले हैं तो सबसे पहले विद्यालय का जो समय शासन से निर्धारित किया गया है उस निर्धारित समय को ध्यान में रखते हुए उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने जो है ज्ञान को देने के लिए निश्चित रूप से आवश्यक होगा कि वह जो है वो 2 समयों में 2 शिफ्ट में विद्यालय को बांट लेना चाहिए। उसके बाद दूसरा बिंदु हमको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ऐसे विद्यालय जो हैं उन विद्यालयों को और क्या करना है, उन विद्यालयों में कक्षा 4 और कक्षा 5 2 कक्षाएं जो है, क्योंकि जो है ये बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं और ये आ जा सकते हैं, इनके पास साधन सुलभ भी होता है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो है वो केंद्रीय विद्यालय की स्थापना है। केंद्रीय विद्यालय से तात्पर्य यहाँ नवोदय विद्यालय से नहीं लिया गया है, बल्कि जो है एक संकुल विद्यालय की बात की गई। संकुल विद्यालय आपको बताया गया है कि 6-7 विद्यालयों को मिला करके एक संकुल विद्यालय का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से जो है केंद्रीय विद्यालय का निर्माण किया जाए, जिसमें जो है क्या है कि एक अध्यापक जाकर के वह एक विद्यालय से जाकर के जहां पर अध्यापकों की संख्या अधिक हो वहां से जाकर के कक्षा 4 और कक्षा 5 को एक साथ में एकत्रित करके उनका समय निर्धारित करके उनको जो है वहां पर सभी विषय पढ़ाए जा सकते हैं। उसके साथ साथ तीसरा बिंदु हमको ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर एक कक्षा को जो है हस्तकला या चित्रकला का कार्य दिया गया है तो दूसरी कक्षा को शिक्षक के माध्यम से जो है वो पढ़ाया जा सकता है। तो इससे देखते हैं कि एक कक्षा को अगर हस्तकला, चित्रकला, बागवानी या सांस्कृतिक कार्यक्रम में इनको व्यस्त रखा गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अगर इनको व्यस्त रखा गया है एक कक्षा को, तो दूसरी कक्षा को क्या करना है कि दूसरी कक्षा जो है वो शिक्षक के द्वारा निश्चित रूप से जो है वो पढ़ाया जा सकता है। उसके साथ साथ हम चौथा बिंदु देखते हैं। चौथा बिंदु क्या है कि ये तीनों चीजें अगर हम ध्यान दिए रहते हैं तो चौथा चीज है हमारा शारीरिक शिक्षा, संगीत एवं सामान्य विज्ञान की जो है वो एक साथ में सम्मिलित कक्षाएं चलाई जा सकती हैं। कौन कौन सी? शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान और उसके साथ साथ जो है सामान्य ज्ञान। सामान्य तो शारीरिक शिक्षा, विज्ञान और सामान्य ज्ञान, ये सारी चीजें जो है एक साथ में कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के बच्चों को एक साथ में शिक्षा दी जा सकती है। उसके बाद हम 5वां बिंदु देखते हैं। 5वें में हमको क्या करना है, कौन सी और चीजों को ध्यान में रखना है जो हमारी समय सारणी अच्छे से बन जाए और व्यवस्थित हमारा विद्यालय चलता रहे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को प्राप्त होती रहे। तो 5वां बिंदु हमारा है मॉनिटरिंग सिस्टम। मॉनिटरिंग प्रणाली। मॉनिटरिंग प्रणाली क्या है भाई? मॉनिटरिंग प्रणाली के अंतर्गत हम देखते होंगे कि हम जब पढ़ रहे थे, छोटे बच्चे थे, तो कक्षा में एक बच्चे को जो प्रतिभाशाली होता था, जो योग्य होता था, जो हर व्यवस्था को देख सकता था, उसको जो है कक्षा में मॉनिटर बना दिया जाता था। और जब बच्चे को मॉनिटर बना दिया जाता था वह जो है वो देखने का कार्य कर सकता था। तो इस प्रकार से जो है दूसरी जो मॉनिटर होता था वह जो है निश्चित रूप से सभी बच्चों में प्रतिभाशाली होता था। उसके साथ साथ ये तो अपनी कक्षा को देखता ही था, उसके साथ साथ जो ये प्रतिभाशाली होगा, जो मॉनिटर होगा, उस बालक से इससे निचली कक्षाओं में, अर्थात अगर कक्षा 5 का कोई बालक है
प्रतिभाशाली है, मॉनिटर है, उसको बनाया गया शिक्षक के द्वारा, तो ये बच्चा जाकर के कक्षा 2 की कक्षा को, कक्षा 3 की कक्षा को, कक्षा 1 की कक्षा को निश्चित रूप से गिनती, पढ़ाना और जो है हिंदी, वाचन करना, पढ़ना, ये सब सारी चीजें बच्चों को वह बता सकता है। इस प्रकार से एक कक्षा जो है मॉनिटरिंग प्रणाली को ध्यान में रख करके चलाया जा सकता है। उसके बाद मुख्य रूप से ध्यान देने की हमको आवश्यकता होती है। 7वां बिंदु हमारा है कि 6वां बिंदु है हमारा, ध्यान देने की ये आवश्यकता है कि कक्षा 1 के बच्चे, कक्षा 1 की बात स्पेशल इसलिए की जा रही है क्योंकि ये बच्चे शुरुआत में आते हैं, इनको जो है हाथ से पकड़ करके लिखना सिखाना पड़ता है और बालक में प्रारंभिक जो परिवर्तन होता है उनके व्यवहार में, जो भी शुरुआत में उनको जानकारी दी जाती है, वही जो है जैसे कहा गया है कि बालक का मस्तिष्क जिस प्रकार से हम कॉपी को खरीदते हैं और वह पूरा होता है, उस पर कुछ नहीं लिखा होता है, उसी प्रकार से ठीक बालक भी जब विद्यालय में पहुंचता है तो उसके मस्तिष्क में जो है कुछ भी नहीं होता, सारी चीजें खाली होती हैं और उस पर लिखने का कार्य शिक्षक के द्वारा किया जाता है। तो प्रारंभिक दौर में बालक को यह जानकारी नहीं होती है कि हमको गलत क्या बताया जा रहा है, सही क्या बताया जा रहा है, इसलिए बालक क्या करता है कि जो भी उसको ज्ञान दिया जाता है वह सीख लेता है सही मान करके और शिक्षक का अनुकरण करता है। इसलिए जो है कक्षा 1 की कक्षा को अलग करके विशेष रूप से जो है पढ़ाई जानी चाहिए। उसके साथ साथ 1 या 2 हम आते हैं 7वां बिंदु अगर हम देखते हैं तो जो समय सारणी के निर्माण के जो सामान्य नियम है उसमें जो है 1 या जो 2 अध्यापकीय विद्यालय होते हैं उनमें विभिन्न कक्षाओं को पढ़ाने के लिए यदि उपलब्ध है तो हम देखते हैं कि आज बैटरी सिस्टम से, विद्युत सिस्टम से टेप रिकॉर्डर उपलब्ध कराए गए हैं। बच्चों में इसकी रुचि भी होती है, भले ही वह जो है घर पर जो है क्या करते हैं कि टेप रिकॉर्डर भी सुनते हैं, रेडियो भी सुनते हैं, लेकिन बच्चे जब उसको जो है पाठ्य सामग्री के रूप में देखते हैं और उनसे जो है उनको शिक्षा दी जाती है तो निश्चित रूप से उनमें ज्ञान का अस्थायित्व होता है। इस प्रकार से बैटरी युक्त टेप रिकॉर्डर, अथवा रेडियो का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो हमारा एक अध्यापकीय विद्यालय है जिसमें एक ही अध्यापक है, इन सारे नियमों को अगर हम ध्यान में रखते हुए कक्षाएं चलाते हैं, समय सारणी बनाते हैं तो बहुत आसान है। इसमें आपको बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत मानसिक रूप से दबाव की आवश्यकता नहीं है कि ये सारे नियम जो है जितने बता दिए गए हैं ये हमारे समझ में नहीं आ रहे। आप इसको निर्धारित बच्चों को दे करके, कक्षाओं को दे करके, उपलब्धता को दे करके, शिक्षा को दे करके, इन सारी चीजों को अगर ध्यान में रख करके आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से समय सारणी बनाना बहुत ही आसान है। और आप वीडियो को देखते रहिए, अंत में हम आपको ऐसे तरीके से आपको समय सारणी बनाना बता देंगे कि आपको बिल्कुल आसान लगेगा, आप में जरा सा भी कठिनाई अनुभव नहीं होगी। तो ये तो हुआ कि निम्न बातें हमारी जो है एक की है, वह जो है कि एक अध्यापक अगर नियुक्त होता है तो एक अध्यापक के लिए बात बताई गई है। अब आते हैं जो है कि जहां पर जो है बहुत अध्यापक हैं, अर्थात 3 अध्यापक हैं, 4 अध्यापक हैं, ऐसे अध्यापकों की अगर जो है वो व्यवस्था बना दी गई है, उस विद्यालयों में नियुक्त कर दी गई है, तो ऐसे विद्यालयों को जो है देखा जाता है कि कैसे जो है बनाया जाता है समय सारणी। तो देखिए जो है हम लोग क्या करेंगे कि इन सारे नियमों का आप अध्ययन करिए जो आज आपको वीडियो में बताया गया है। धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट को आप अध्ययन करते चलिए जिससे आपको कठिनाई ना महसूस हो। उसके बाद जब आता है हम अगले वीडियो में आपको जो बहुअध्यापकीय विद्यालय होते हैं उनमें भी कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को जैसे हम समय सारणी निर्माण के आपको सामान्य सिद्धांत बताए हैं, तो सामान्य सिद्धांतों को एक अध्यापकीय विद्यालय में नहीं बनाया जा सकता है, उनको लागू नहीं किया जा सकता है। उसके लिए जो अभी आपको हम ऊपर 7-8 बिंदु बताए हैं, उन बिंदुओं को आप ध्यान देकर के अगर समय सारणी निर्माण करेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से आप समय सारणी निर्माण कर लेंगे। अब आता है बहुअध्यापकीय विद्यालयों के लिए समय सारणी जो निर्मित की जाएगी उसके जो नियम है उन नियमों को हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।